तो यहां तक अपन ने बात की कंडक्शन की। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज हाउ टू मेजर दिस आइडिया ऑफ, जो मैंने अभी आपको बताया बल्ब की, जो आपने बात की थी कि भाई जब सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जलेगा, है ना। और अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन आपने यूज किया था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे बोलेंगे कि भाई थोड़ा फ्लक्चुएंट है तो वीक है और कंटिन्यूस है तो स्ट्रॉन्ग। अच्छा, sucrose and urea do not dissociate in their aqueous solutions, and you know why? I already mentioned this. They are organic compounds. सुक्रोज और यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है पहली बात तो, और ज्यादा इनमें कोई मतलब ऐसे आयोनिक नेचर तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, इनको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट नहीं होते। तो नमक का पानी अच्छा कंडक्टर है पर शक्कर का पानी अच्छा कंडक्टर नहीं है, है ना। यूरिया, हाँ यूरिया क्या था, यूरिया है, और यूरिया की स्पेशलिटी, एक खास यूरिया के बारे में बात स्टार्टिंग में बताई थी। वोलर ने पहला यूरिया बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था, साइनाइड नहीं साइनेट। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। खैर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज और यूरिया, बिकॉज ये डिसोसिएट नहीं होते, और जो डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो कंडक्टिविटी होगी इनकी बट नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल, सेम एज दैट ऑफ वाटर। अच्छा, व्हेन आई से वाटर मींस व्हाट? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन आई से वाटर मतलब प्योर वाटर, क्योंकि वाटर में अगर कचरा आया, कचरे के नाम पे अगर कोई सॉल्ट्स आ गए, कुछ हो गए, तो अपना बीएमसी का जो नल में पानी आता है उसको रखूंगा और उसमें वायर सेल लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज तो रहेगी। पर अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर लूं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको सिर्फ पानी इनफ नहीं है, यू हैव टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर इट। मतलब आपको वाटर को अगर स्प्लिट करना है ना, तो वाटर अकेला स्प्लिट नहीं होता, वाटर को स्प्लिट करने के लिए आपको एसिड, वो आपको कुछ एसिड या कुछ डालना पड़ेगा। तो आप या एसिड या सॉल्ट या कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो आप डिस्टिल वाटर लेकर आप नहीं कर सकते हो। तो आपने एक बीकर में डिस्टिल वाटर लिया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, सेल ऑन कर दिया तो पानी स्प्लिट हो गया, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बहुत आसान होता ना। ये लो बीकर लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया, बैटरी कनेक्ट किया, ले बनाया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके, है ना। ऐसा तो नहीं होता। इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आपको उसका मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, तब जाके वो स्प्लिटिंग होगी, राइट। अच्छा, तो ये जो है ऐसे सब्सटेंसेस, इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कब कहते हैं? या तो उनकी कंडक्शन एकदम जीरो हो या एटलीस्ट डिस्टिल वाटर के नजदीक हो, नियरली एज सेम एज वाटर। आप बोलेंगे ठीक है। अदर सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, ये एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं। एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट या एसिड, वीक हो या स्ट्रांग हो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, ये डिसोसिएट होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट के लिए केमिस्ट्री में एक और वर्ड होता है, फ्यूज्ड स्टेट। प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन फिजिक्स में दो चीजों को मिलाना, जैसे नॉर्मली आप
मिक्स कर रहे हो या मिला रहे हो दो चीजों को, उसको भी फ्यूजन कहते हैं ना, फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों में। बट यहां पर फ्यूज्ड स्टेट का मतलब मोल्टन स्टेट है, ना कि मिक्सचर। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, वी यूज द वर्ड फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl ऐसा बोलते हैं ना, उस तरह से। ओके, एंड देन यू हैव, if you have ionic salts, strong acids or strong bases, they are almost completely dissociated. They are almost completely dissociated. मतलब जिसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। They have very high conductivities. वीक एसिड्स, वीक बेसिस, ये क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका डिसोसिएशन वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक होता है एंड दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटीज। यस, बहुत सिंपल फंडा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। क्लियर कर दिया हम लोगों ने ये। नेक्स्ट आता है हमारा फंडा ऑफ कंडक्टेंस। तो सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है जो फिजिक्स के लॉज पे बेस्ड था, जो कैपा अभी हम लोग करेंगे, जो किया ऑलरेडी। और एक आता है मोलर कंडक्टेंस जो केमिस्ट्री या कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है ना। तो पहले फिजिक्स वाला पार्ट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल पार्ट है ना। R इज इक्वल टू V बाय I, कौन बोला था ये? ओम बाबा बोल के गए थे, है ना। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये वो ये सब फालतू, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओमेगा। अच्छा, ग्रीक लेटर्स में एक और चीज भूलना नहीं, ग्रीक लेटर में ओमेगा ये भी है और ओमेगा ये भी है। जो W जैसा दिखता है ना तुम्हारा, वो भी ओमेगा है। ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है, ठीक है। ये मैं पहले भी आप लोग को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ ना। जैसे आज भी बताया, जैसे अभी बताया था ना कि लैम्डा और लैम्डा कैपिटल स्मॉल, डेल्टा और डेल्टा, सॉरी डेल्टा है ना, डेल्टा और डेल्टा, इस तरह से। ठीक उसी तरह ये भी ओम है और ये भी ओम है। गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान से देखना है, दोनों काम आता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, सर्कुलर मोशन चैप्टर में आपने किया, V इज इक्वल टू R ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ना। तो वहां पर ओमेगा बोलते हो, और यहां पर ओम में भी ओमेगा बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी, यस, है ना। तो यहां पर भी ओमेगा, यहां पे फंडा है। ओमेगा इज बेसिकली द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक एक इसमें छोटे छोटे MCQ के पॉइंट निकल के आएंगे, देखना। कंडक्टेंस G ये इंट्रोड्यूस किया था। कंडक्टेंस की क्या वैल्यू, सिंबल था? कैपिटल G। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज सीमेंस, SEIMENS। अगेन ये फिजिक्स में आता है, बहुत कॉमन है। जिसको याद नहीं वो याद कर लेना, या अपने मम्मी डैडी से पूछना। पहला मोबाइल फोन जो बड़ा सा पोर्टेबल टाइप का आता था ना, इतना बड़ा, जो सीमेंस मोबाइल कंपनी, अभी भी है न्यू बॉम्बे में, खारगर स्टेशन के बाहर जाओगे, बहुत बड़ी पूरी बिल्डिंग है सीमेंस की। वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सीमेंस। उन्होंने उसके, ऑब्वियसली कंपनी ने यूनिट के नाम पे रखा था, उल्टा नहीं है, तो नहीं तो तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम एग्जाम में लिख के आओगे कि यूनिट कंपनी के नाम पे थी, ठीक है। ओम का इनवर्स है ये, सीमेंस को क्या बोलते हैं? ओम का इनवर्स है, ठीक है बच्चों, ओम का इनवर्स। देन यू हैव रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज proportional to length, inversely proportional to cross section, it is L by A, so R is equal to rho L by A। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल। resistivity of conductor is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area। फिजिक्स में भी किया ये सीधा सीधा डेफिनेशन है ऑफ रेजिस्टिविटी। किसका डेफिनेशन है? रेजिस्टिविटी। आई होप आप लोग नोटिस कर रहे हो कि हम लोग एक एक लाइन में मार्किंग कर रहे हैं, तो आपको जब एग्जाम के लिए लर्न करना है ना,
तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा और फटाफट इसकी लर्निंग आप कंप्लीट कर सकते हो। यस, ये थियरी में बहुत काम आने वाला है। ऑब्वियसली एमसीक्यूज में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग मार्क साथ साथ में कर रहे हैं। देन यू हैव कंडक्टिविटी दैट इज के। ये कौन सी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल या मोलर? ये इलेक्ट्रिकल है ऑफ कोर्स, है ना? ठीक है। G इज इक्वल टू के ए बाय एल। अगर G इज प्रोपोर्शनल टू A by L तो it is equal to K by L, where that K which is printed as a K in your book is actually supposed to be a kappa. Please note that, but we'll call it K. ठीक है। अगेन फंडा क्या है? Conductivity is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit area of cross section. दोबारा ये क्या हो गया आपका? ये हो गया कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बच्चों। क्या हो गया ये? है ना, डेफिनेशन मत लिखना है, डेफिनेशन होता है NITION, है ना? ये तो आप लोग का भरोसा नहीं है। ऐसे वो एक बच्चा था, उसको पूछा कि असैसिनेशन बता क्या होता है, तो उसने बोला गधा, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं और उसके पीछे सारा देश। हाँ, गधा मतलब, है ना, गधा, फिर उसके पीछे गधा, उसके पीछे मैं आए और उसके पीछे सारा देश, तो असैसिनेशन। हाँ, ऐसे तुम लोग इस तरह से स्पेलिंग बनाते हो, ठीक है? तो डेफिनेशन में डेफिनिशन होता है पूरा देश मत घुसाओ उसमें, ठीक है? चलो यहाँ देखो, ठीक है? तो यहाँ पे देखना, ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, किसका? कंडक्टिविटी का डेफिनेशन था बच्चों, है ना? ओके, सो कंडक्टिविटी क्या था? यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट ये चीज है, फिजिक्स बोलता है कि भाई कंडक्टिविटी जो है वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है ना? और केमिस्ट्री में क्या है कि सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन है या कौन सा कंपाउंड है, दैट इज नॉट इनफ। एज आई हैव मेंशन्ड मेनी टाइम्स, आई एम रिपीटिंग इट, सिर्फ मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही ऑफ कोर्स, कि भाई कौन सा सॉल्ट लिया, स्ट्रॉन्ग था कि वीक था, उस पर तो करेगा ही। साथ ही साथ कितने कॉन्सेंट्रेशन में लिया, कितने टेम्परेचर पे लिया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करेंगे, है कि नहीं? So conductivity of a solution of an electrolyte is called electrolytic conductivity. इसको मैथमेटिकली कैसा डिफाइन करने का? It refers to the electrical conductance of unit volume of a solution. और यूनिट वॉल्यूम कब होगा? सोचने वाली बात है। मैंने क्या बोला था? लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना वॉल्यूम वो सॉल्यूशन ऑक्यूपाई कर रहा है। एक डायग्राम मैंने बनाया था ऐसा, तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहां पर ये ऐसा, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, राइट? दैट इज द आइडिया। सो हियर it's a simple thing where we are trying to apply the shape or the volume concept to a liquid. समझे? जैसे मेटल के कंडक्टर में क्या लेंथ फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, पता है, बट यहां पर वही उठा के ऐसा अप्लाई करने की कोशिश की, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। ये फंडा है। एक छोटा सा टेबल है बट बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। क्या क्या दिया है इस टेबल में? लेंथ का यूनिट मीटर, कॉमन यूनिट, जैसे मैंने बार बार बताया ना, प्रैक्टिकल बातें करना, ठीक है? आप बीकर में 2-4 मीटर का इलेक्ट्रोड नहीं डालते हो, सेंटीमीटर्स में रहता है इलेक्ट्रोड, तो भले ही ऐसा यूनिट मीटर है बट कॉमन यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जैसे मेरा वजन है, भले मैं थोड़ा मोटा हूं, अलग बात है, बट मेरा वजन मैं किलोग्राम में ही बताऊंगा, 2-4 टन में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? तो भले टन्स होते हैं बट जरूरी नहीं कि यूज किए जाए, है ना? ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छा मेरा वजन है ना 0.008 टन है, ऐसा नहीं, अजीब लगे ना?
वो हम लोगों ने द ग्रेट खली के लिए रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा वो मीम्स आ रहे हैं आजकल द ग्रेट खली के, बहुत फनी मीम्स हैं। उनके कमेंट सेक्शन में पब्लिक कुछ भी लिख रही है। सर सर फोरहेड पे प्लेन लैंड करा दो सर, सांस अंदर खींच के अर्थ को श्रिंक कर दो। पब्लिक मजे ले रही बेचारे के। मुक्ता मार का चाइना को खत्म कर दो। चल अच्छा, सो क्वांटिटी की अगर हम बात करें, लेंथ द कॉमन यूनिट इज सेंटीमीटर, एरिया ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इज ओम, पता ही अपने को। कंडक्टिविटी इज 1 ओम सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, इट इज 1 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रिंटिंग एरर है कि करेक्ट है, चेक करो। सही है ना, सही है, सही, ठीक है। 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर है ना। नहीं नहीं, कई जगह पे प्रिंटिंग एरर्स होती है, इसलिए मैं मस्ती कर रहा था आपके साथ। यहाँ पर ठीक है, सही दिया ना, 1 ओम मीटर। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, कैपिटल लैम्डा, ध्यान से देखना, क्यों बार बार कैपिटल लैम्डा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आगे स्मॉल लैम्डा भी आएगा, तो कंफ्यूज ना हो जाओ। इसी चैप्टर में अभी एक पेज बाद ही स्मॉल लैम्डा भी आ जाएगा, तो शुरू से ही दिमाग में रखना कैपिटल लैम्डा कौन सा, स्मॉल लैम्डा कौन सा, तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप मत रखना। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ आयॉन्स, ठीक है। मेन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है भाई, आयॉन्स कितने हैं उसके ऊपर है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये तो लॉजिकल हो गया सर कि जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है उसमें ज्यादा आयॉन्स हैं और ज्यादा कंडक्टिविटी भी होगी, है कि नहीं। एंड द फिजिसिस्ट बाय द नेम ऑफ कोलरॉश, क्या नाम था, कोलरॉश, okay? कोलरॉश, he introduced us the term molar conductivity denoted by lambda, and he conducted experiments and he reached the conclusion that this molar conductivity is equal to K by C. Lambda is equal to K by C. What was K? K was conductivity. मतलब K was already 1 ओम सेंटीमीटर, बरोबर ना, राइट, 1 ओम सेंटीमीटर। और C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से जरा इसके यूनिट्स को समझते हैं बच्चों, ध्यान से यूनिट्स को समझना। लेट्स अंडरस्टैंड द यूनिट्स हियर। कंडक्टिविटी के यूनिट्स थे 1 ओम मीटर, रादर ओम सेंटीमीटर, प्रैक्टिकली कॉमन यूनिट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे मैंने क्या लिया था, मोलैरिटी लिया था, कैपिटल एम। मोलैरिटी कैसा होता है, स्मॉल एम। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है N/V, है ना। तो मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन cm³, वॉल्यूम को मैंने किस में लिया, cm³, ठीक है। तो लैम्डा को अगर मैं K/C ले लूं तो यूनिट्स के हिसाब से ये 1 ओम सेंटीमीटर ऐसा था। K डिवाइड बाय C, है ना, तो मोल cm³ है ना। तो क्या हो जाएगा, cm³ ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा सेंटीमीटर, और करेक्ट है बच्चों। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम मोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम मोल। इज दिस स्टैंडर्ड यूनिट, नो, मीटर स्क्वायर पर ओम मोल वुड हैव बीन स्टैंडर्ड, पर डू वी एक्चुअली यूज इट। मीटर स्क्वायर पर ओम मोल लिखने के लिए तुमको ऐसा बड़ा
बड़ा बीकर, बड़ा सेल, उसमें लीटर आपको सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, प्रॉब्ली इंडस्ट्रियल लेवल पे हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो सकता है, बट हम हमारे जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो यूनिट्स फॉर मोलर कंडक्टिविटी आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम मोल. See the way it is written written in a very weird manner. ओम इनवर्स, cm स्क्वायर, मोल इनवर्स, ऐसा लिखा है. सीधा अपन ने ऐसा लिखते हैं, अपन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम मोल ऐसा लिखते हैं ना अपन. कैसा लिखेंगे? cm स्क्वायर पर ओम मोल. ठीक है बच्चों? cm स्क्वायर पर ओम. जैसे आर को अपन लिखते हैं ना जूल पर मोल केल्विन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद होगा तो. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? काय को चाहिए ये? मजा आ रहा था इसलिए चाहिए, ऐसा थोड़ी. कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे, तो लॉजिक समझते जरा. टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा, कंसिडर अ 1 मोल सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड, अब हमेशा हर चीज हम लोगों ने आज तक केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन की है बच्चों? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन की है. अगर एसटीपी एनटीपी है ना, कोई भी चीज है उसको कॉन्सेंट्रेशन को स्टैंडर्ड ले लिया, हर चीज को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन किया गया अभी तक हर बार. आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो एक पर मोल डिफाइन किया था, गैसियस स्टेट में बोला था, ऐसे बहुत सारी चीजें. इवन जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड स्टेट्स में चीजें लेना. इसका मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन है हमारे पास, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं. द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट. सो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन डाला और दो इलेक्ट्रोड्स को कितना दूर रखा? 1 सेंटीमीटर, है ना. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है वो टेक्निकली आपको ये बता रहा है कि इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना सॉल्यूशन है ना, इफेक्टिवली उसको गिनो. इफेक्टिवली, नॉट लिटरली, इफेक्टिवली. दे आर सेइंग इफेक्टिवली इसको मानो. तो जैसे यहां पर आप मेटालिक कंडक्टर को एक रॉड मानते हो ना, आप ये मानो कि अच्छा ये एक ऐसे रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है एक फिक्स्ड एरिया में, ऐसा वो बोल रहा है. वो ऐसा आपको इमेजिन करने को बोल रहा है. बात को समझो. फिर से आते हैं, देखो अब देखो समझ में आएगा. सपोज सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 parallel electrodes 1 centimeter apart. Okay. The molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल आपने ले लिया तो वो 1 मोलार के बराबर हुआ. ऑब्वियसली 1 मोलार के बराबर हुआ तो वो मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी को सिग्निफाई कर रहा है. अब इसमें बात यह कि भाई 1 मोल लेने से हर बार 1 मोलार होगा क्या? नहीं भाई, वॉल्यूम तो 1 लीटर चाहिए. आप बोलोगे हाँ वॉल्यूम 1 लीटर चाहिए, पर वॉल्यूम अगर 1 लीटर नहीं दिया है तो जो भी वैल्यू दिया है वॉल्यूम का उससे डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हो ना मोलारिटी. मैंने थोड़ी बोला कि 1 मोलार ही रहना चाहिए फाइनल. मैंने बोला 1 मोल आप ले लो सॉल्यूट, फाइनल में 0.5 मोलार भी हो सकता है, 2 मोलार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. किसने नाम बोला है ना. मोलारिटी तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी. अब आते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस था यानी कि के, और जो मोलार कंडक्टिविटी था यानी कि लैम्डा, दोनों में क्या? यहां पर आपने देखा
अच्छा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में ध्यान देना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, हाँ, कंडक्टेंस इज कैपिटल G, कंडक्टिविटी इज kappa K. Conductivity K is the electrical conductance of 1 cm cube of solution. Again, this is pretty straightforward definition. Lambda is equal to kV. Concentration is equal to C mole per liter is C upon 1000 मोल पर cm क्यूब. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ. प्रैक्टिकल पर्पस इसके लिए cm क्यूब होता है. लीटर में लीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी dm क्यूब. पर प्रैक्टिकल पर्पस से cm क्यूब से होता है. एंड दैट इज वाई द सब्स्टिट्यूशन विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K/C. प्लीज रिमेंबर, आप अपने मन से इसमें से कोई भी वैल्यू निकालेंगे नहीं, आप इस फॉर्मूला को एज इट इज यूज करेंगे बच्चों. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम मेकिंग. लैम्बडा इज इक्वल टू केवी, ऑब्वियसली ये हाँ फॉर 1 मोल हो जाएगा ना. मीटर क्यूब, यस, 10⁻³ लीटर एंड डीएम क्यूब इज द सेम. लीटर एंड डीएम क्यूब इज द सेम. और 10⁻³ अगर आप करोगे तो मीटर क्यूब का फंडा होता है. तो यहां पर ये जो मैंने मार्क किया है आपके लिए बॉक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है किसका, मोलार कंडक्टिविटी का. स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला, लैम्बडा इज 1000 K/C. लैम्बडा इज 1000 K/C. नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा एड्रेस किया था. इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन से कंडक्टिविटी का आखिर लेना देना क्या है. क्योंकि इस इक्वेशन से तो ऐसा लग रहा है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उतनी अच्छी मोलार कंडक्टिविटी होगी. इक्वेशन देख के तो ऐसा लग रहा है ना. पर एक्चुअली में दोनों का रिलेशन क्या है ये समझते हैं. ठीक है बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन. कंडक्टिविटी का वेरिएंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा है, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगेन कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन. बोलोगे ठीक है. ऑन डाइल्यूशन, जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे, अब ये जो क्यूरियोसिटी थी आपके दिमाग में, सबसे पहला सवाल तो यही आया होगा ना. और ये हमने डिस्कस भी किया था अभी इसके पहले वाले सेशन में, कि जब आप ऐसा बोलते हो सर, इसका मतलब कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्या, ऐसा वो बोल रहे हैं. बट यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को नंबर ऑफ पार्टिकल से जोड़ रहे हो ना. क्या कॉन्सेंट्रेशन लिटरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? नहीं. कॉन्सेंट्रेशन तो मोलारिटी को यहां पर ये कर रही है ना. ध्यान से सुनना. अभी कॉन्सेंट्रेशन ये वर्ड जो है वो क्या बोल रहा है अपने को, यहां पर हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या है, मोलारिटी है. बात मानते हो? बात मानते हो? सही. अच्छा, मोलारिटी है यानी कि N/V है. ये V कैसे आया, ये वॉल्यूम कहां से आया? तो हमने कोई एक सॉल्वेंट लिया था सॉल्यूशन बनाने के लिए.
ये v जो है फॉर्मूला में, ये जो v है ये तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये बरोबर है। पर सपोज मैं बोलूं सॉल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन है, तो ये पूरा वॉल्यूम किसका कंट्रीब्यूशन है बताना जरा। हाँ, तो एग्जांपल ले लो, मैं कहूं कि NaCl इन वाटर का सॉल्यूशन है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम का कंट्री तो यही कर रहा है ना अकेला, कौन? सॉल्वेंट कर रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, तो NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, पूछो क्यों? क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है। तो इसको कम पानी में डालो या ज्यादा पानी में डालो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिसोसिएशन 100% ही रहने वाला है। तो टेक्निकली तो आप बोलोगे फिर सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कम पानी हो या ज्यादा पानी हो ये तो 100% आयॉन्स बनाएगा ही बनाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा अच्छी मोलर कंडक्टिविटी दिखाएगा। कहने का मतलब ये, जो आयोनिक सॉल्ट है वो तो फटाक से डिसोसिएट हो जाता है, और उसमें थोड़ा पानी हो या ज्यादा पानी हो, यानी कि डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू। डिड यू गेट माय पॉइंट? बोलो यस और राइट। Now we come to the weaker ones. एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में माना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट है पर वीक है। एसिटिक एसिड इन H2O। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होना चाहता है क्या? नहीं, बहुत कम डिसोसिएट होता है, बहुत ही कम। लेट्स से मतलब मैं बोलूं 0.01% डिसोसिएट होगा, मतलब 100 में से एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा। समझा? 100 क्या, सॉरी 10,000 में से 10,000 में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, 0.01%। पर यहां पर एक बहुत ही यूनिक चीज होती है, और ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, नहीं तो ये पूरा बाउंसर जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां पर एक बहुत यूनिक चीज होती है। जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं ना, जितना आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जितना आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे, उतना उसका डिसोसिएशन थोड़ा 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 करके बढ़ता रहेगा। बात को समझो, क्या बोला मैंने? जितना मैं डाइल्यूट करूं, जितना पानी आप ऐड करोगे, क्योंकि पानी को करना क्या है टेक्निकली, वाटर का रोल क्या था? वाटर का रोल था कि इसको ब्रेक करे, तोड़े। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद है, पढ़ाया था। तो फंडा यही है कि भाई वाटर का काम क्या है, ये ए बी डाला है, ए बी, तो ए और बी को अलग करो ना। जितना वाटर डालूंगा उतना डाइल्यूशन कर रहा हूं, उतना डिसोसिएशन में मदद कर रहा हूं। बोलो हाँ कि ना। पहले डिसोसिएशन बहुत पुअर था। अच्छा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखने वाला है क्या? नहीं, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं दिखने वाला। पहला 0.1% हो रहा था, अभी 0.5% हो सकता है, 0.3% हो सकता है, पर 0.1 से तो काफी सिग्निफिकेंट है ना। मतलब तुम खत्म लेवल पे थे, आगे ना थोड़े लेवल पे प्रॉपर। ये वैसा होता है ना, जब भी अपने को रविचंद्र अश्विन का बैटिंग एवरेज बढ़ाना होता है तो अपन बांग्लादेश के साथ खिलाते हैं, 2-3 100 मार के आता है वो, ठीक है। तो वो जो 20-25 के एवरेज पे खेल रहा है उसके लिए तो 100 रन बहुत हो गए ना। बट NaCl क्या अपना कोहली है, सामने ऑस्ट्रेलिया हो या बांग्लादेश हो, मैं डबल सेंचुरी मार के आऊंगा। मतलब वो 100% डिसोसिएट हो नहीं होना है वो, तो उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है कॉन्सेंट्रेशन से। समझ रहे हो बात? लेकिन जो वीक वाला था उसको कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ रहा है। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। और ये स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में किस फॉर्म में दिया है बच्चों, ध्यान से देखना। अब आपको ये समझ में आएगा। ऑन डाइल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स इंक्रीजेस एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड डिसोसिएशन, इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि और ज्यादा डिसोसिएशन होने लगेगा। किसके लिए एप्लीकेबल है पहले ये सोच के मुझे बताना।
वीक वालों के लिए कि स्ट्रांग वालों के लिए? ये वीक वालों के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रांग वालों को तो तंबूरा फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, बोले भाई तू कम पानी ला कि ज्यादा पानी ला, मैं डिसोसिएट होने ही वाला हूं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर पूरा गेम किसका है? पूरा गेम एक्चुअली वीक वालों का है। हमें स्ट्रॉन्ग के लिए तो ज्यादा देखने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किस कॉन्सेंट्रेशन से कितना वेरिएशन होगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में भी समझो कोई ऐसा था आपके पास, ऐसा कोई सब्सटेंस था जो ऑलरेडी ऐसे 70% 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना डाइल्यूट करोगे और थोड़ा उसको पुश मिलेगा, जितना आप पानी डालोगे और उसको पुश मिलेगा, तो और आयोन्स बनेंगे, तो और इंप्रूव होगी मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो फंडा जो है लिखा हुआ है कि इनवर्स प्रपोर्शन होता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। दिस हैज बीन प्रूवन विद एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ आयॉन्स बढ़ते हैं, तो जो कंडक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है। क्या ये बात क्लियर हुई? सो बच्चों, व्हेन यू थिंक ऑफ C यानी कॉन्सेंट्रेशन, think in terms of relative number of ions in a given volume. Just don't think of number of ions, number of particles, right? ऐसे सोचना है। तो यहां पर ये समझ में आता है कि अच्छा, डाइल्यूशन धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन जो है वो बढ़ेगा, जिससे कंडक्टिविटी। अगेन, एज आई हैव सेड बिफोर, आई विल मेंशन इट अगेन, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। Electrical conductivity is kappa, molar conductivity is lambda. This K is what we use, K or kappa, you can write both. Electrolytic word ही यूज नहीं करना है आपको, यूज करना ही नहीं है आपको। this they have actually, they should write electrical conductivity. ठीक है, electrical लिखना चाहिए था, वो लोग ने electrolytic लिखा। ठीक है, ओके। आप देखेंगे तो आपकी महान इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो सेम टू सेम, सेम टू सेम, बट एक जगह वो लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड लिख दिया और एक जगह इलेक्ट्रिकल लिख दिया। ठीक है ना, के ही है, के ही है। मोलार वर्ड आ जाए तो लैम्डा, ना आए तो के, सिंपल। आगे इलेक्ट्रिकल लिखा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक लिखा हो, इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा हो, तब बाहर में गया, देखो लेना देना है। मोलार वर्ड आ जाए तो लैम्डा, ना आए तो के। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका एक सवाल था, या एक जो सवाल मन में आया होगा जरूर, कि भाई अगर नंबर ऑफ आयॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो यहां पर वो नहीं ना, इट्स ऑलवेज, इट्स द इंक्रीज इज नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन ना, कितना डाइल्यूट किया और कितना बढ़ा, ये फिक्स रेशियो थोड़ी है। जैसा मैंने बताया, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टर्म, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द गिवन वॉल्यूम और द वॉल्यूम दैट यू नाउ हैव आफ्टर एडिंग मोर एंड मोर सॉल्वेंट, राइट? सो इंक्रीज जो है नंबर ऑफ आयॉन्स का, वो डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन से अगर ज्यादा हो गया। एक एग्जांपल समझो, सपोज आपने बोला कि अच्छा मेरे पास 100 आयॉन्स थे, पहले कितने थे? 100 आयॉन्स थे, और बाकी पूरा का पूरा मटेरियल अनडिसोसिएटेड पड़ा हुआ था। मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसमें से 100 मिले मेरे को आयॉन्स, बाकी 900 950 जो भी है वो मेरे पास अनडिसोसिएटेड पड़े हुए। ठीक है, मैंने बोला ठीक है इसमें और पानी डालो, तो 100 से मैं 150 तक पहुंचा, 100 से मैं 150 तक पहुंचा। तो अभी आपके पास 150 आयॉन्स है, पर वो ओरिजिनल वॉल्यूम में कि न्यू वॉल्यूम में है? तो
न्यू वॉल्यूम में है ना, सो नाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज अ न्यू टर्म, इट इज नॉट द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, एग्जाम्पल के समझो. सपोज मेरे पास ए बी नाम का कंपाउंड है, इसके मैंने आपको 1000 पार्टिकल्स दिए. आपको बोला कि इसका डिसोसिएशन हो रहा है जहां पर ए प्लस प्लस बी माइनस प्लस ए बी अनडिसोसिएटेड ऐसा है. आपको मैंने बोला भाई ये 1000 में से इनिशियली सिर्फ 100 इसके और 100 इसके, 900 बच गए. 900 अनडिसोसिएटेड रह गए, 100 डिसोसिएटेड. करेक्ट. टोटल आयॉन्स कितने? 200 आयॉन्स. ठीक है ना. अच्छा समझो मैंने बोला इनिशियली ये 1 लीटर था, इनिशियली ये 1 लीटर था. अब मैं बोलूं इसको मैंने 1.5 लीटर किया, मतलब मैंने डाइल्यूशन किया. बरोबर है. डाइल्यूशन करने के बाद ए प्लस और बी माइनस के 50-50 और बढ़ गए, तो यहां पर बचा ए बी कितना? 850. बरोबर है. तो टोटल आयॉन्स अब कितने हो गए बच्चों? टोटल आयॉन्स हो गए 300. पर ये 300 कितने में थे? 1.5 लीटर में थे. और ये 200 कितने में थे? 1 लीटर में. मतलब जो नंबर ऑफ आयॉन्स है उसको आपको हमेशा रिलेटिव टू द करंट वॉल्यूम भी देखना है. इट इज नॉट, आप ये लॉजिक नहीं दे सकते हो आके कि अच्छा इधर 200 आयन थे इधर 300 आयन थे तो इसका कंडक्शन ज्यादा. ऐसा लॉजिक नहीं दे सकते. देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट हियर. क्योंकि हम जब मैथमेटिकली अप्लाई करने जाते हैं तो हम कैसा सोचते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ ये फॉलो होना चाहिए. बट यहां पर वो फॉलो नहीं होता. फॉलो क्यों नहीं होता भाई? इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म. ये समझ में आया? अभी कितने आयन कितने वॉल्यूम में. तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा निकल के आया कि ये हमेशा ये प्रोपोर्शनेट नहीं है. और बिकॉज ये प्रोपोर्शनेट नहीं है तो आप इसमें एकदम ऐसे मतलब बोलते हैं ना मैथमेटिकली ये नहीं करोगे. हाँ हम इक्वेशन ये वाला अप्लाई करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी. पर एट द सेम टाइम हमारी ये अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये इक्वेशन हर जगह ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में नहीं हो सकता कि हाँ बस अच्छा यहाँ इनवर्स यहाँ डायरेक्ट, ऐसा नहीं है. इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म. कितनी वॉल्यूम, कितना डाइल्यूशन करने पे कितना डिसोसिएशन हुआ, ये आपको चेक करना पड़ेगा. तो इसीलिए इन मेनी केसेस, नाउ ध्यान से देखना अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है इन मेनी केसेस डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ. आप बोले सर फिर उल्टी बात हो गई. वही तो मैंने कहा कि जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम मांग लिया उसने तो आयॉन्स कम हो गए, पानी ज्यादा हो गया. तो आयॉन्स कम है मतलब कंडक्टिविटी कम होगी, है कि नहीं. तो आपको आयॉन्स को ऐसे आइसोलेटेड नहीं देखना है, आपको उसको इन टर्म्स ऑफ द करंट वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल उसके टर्म्स में देखना. आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा सबको. सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं. ए बी लिया, ए प्लस बना, बी माइनस बना, ए बी अनडिसोसिएटेड रहा. इसके 100 बने, इसके 100 बने, इसके 900 बने. तो आप बोलेंगे इसमें आयॉन्स कितने हैं? 1000 में से 100 डिसोसिएट ए बी के हुए ना, तो ए 100 और बी 100 और 900 अनडिसोसिएटेड हो गए. सो इसमें 200 आयॉन्स हो गए, वॉट एवर वॉल्यूम यू हैड, इनिशियल वॉल्यूम. बात सही है. अब आपने बोला मैंने इसमें और पानी ऐड किया और सॉल्वेंट मैंने ऐड करा. अब द न्यू वॉल्यूम हैज बिकम V2, V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम. ठीक है, मैंने इसमें V2 लीटर ऐड किया. इसमें V1 लीटर वॉल्यूम था, इसमें V2 लीटर मैंने ऐड कर दिया. और मैं अब बोलूं कि अच्छा A और B और 100 डिसोसिएट. पहले कितने थे? 200. अब कितने हो गए? 400. ठीक है, यहां पे समझ में आया. अब सवाल और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने को कि ये V2 जो है ये फिक्स्ड नंबर नहीं हो सकता. कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसको आधा लीटर पानी चाहिए था,
डिसोसिएशन बढ़ाने के लिए, कोई ऐसा कंपाउंड था जिसको 1 लीटर पानी चाहिए था डिसोसिएशन बढ़ाने के लिए, कोई ऐसा कंपाउंड था जिसको 0.1 लीटर पानी चाहिए था डिसोसिएशन बढ़ाने के लिए, कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसको 10 लीटर पानी चाहिए था डिसोसिएशन बढ़ाने के लिए। सपोज आपको ये वाला एग्जाम्पल लेना है तो 400 अपॉन 10 लीटर हो गया ना। सपोज ये वाला एग्जाम्पल लेना है तो 400 अपॉन V1 प्लस 0.1, ओरिजिनल प्लस 10 लीटर समझो। दोनों जगह पे नंबर ऑफ आयन सही सेम है 400 400, बट रिलेटिव नंबर ऑफ आयन्स किधर ज्यादा है, केस 1 की केस 2। डिनोमिनेटर कहां बड़ा है, केस 1 में, केस 2 में बड़ा है डिनोमिनेटर। तो ओवरऑल रिलेटिव नंबर ऑफ आयन्स किसके पास ज्यादा है, केस 1 के पास ज्यादा है। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि कई बार ऐसा होता है कि डाइल्यूशन करने के चक्कर में ओवरऑल नंबर ऑफ आयन्स बिकम्स वेरी लो। अब ये क्लियर हो गया होगा। डाइल्यूशन करने के लिए कितना लिक्विड ऐड किया, कितना सॉल्वेंट ऐड किया, उसकी वजह से ओवरऑल जो एक्चुअली अवेलेबल नंबर ऑफ आयन्स हैं वो बहुत ही कम हो गए रिलेटिव टू द गिवन वॉल्यूम। Which one? ये तो डेफिनेशन दिया है सिर्फ, दिस इज ओनली डेफिनेशन। अगेन रिपीट किया, ये जो डेफिनेशन यहां पे अपन ने मार्क किया ना, रिपीट डेफिनेशन को रिपीट करके लिखा हुआ है, डेफिनेशन को सिर्फ रिपीट किया बेटा। कंडक्टिविटी correct, resistance is resistivity into length upon area. So the best way to understand this bachcho, this is absurd, okay, this is a little absurd because this is practically not going to happen na. You are not going to actually place the entire solution in between the electrodes. So that's why I told you, अब क्या करो, आप इमेजिन करो सारा सॉल्यूशन लिया, उसकी कुल्फी जमाई और एक मस्त सिलेंडर बनाया और बस वही है, वो जैसे फिजिक्स में कंडक्टर है वैसे ये सॉल्यूशन का एक सिलेंडर है और उसी का वो लोग रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी के फॉर्म में बता रहे हैं। खैर उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज करने वाली बात है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ। हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कॉन्सेंट्रेशन बॉस? तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर से वही है रेपिटेशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल से रिलेट करके दिया, ठीक है। जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतनी अच्छी मोलर कंडक्टिविटी होगी। ये तो कोई आप रॉकेट साइंस थोड़ी है, सही बात है ना। ये वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, अगेन सी द सेम heading they are repeating again and again. Can you see that? Variation of molar conductivity with concentration. Again variation of molar conductivity with concentration. Same to same. फर्क क्या है यहां पर, अब वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या और वीक के लिए क्या, और यही इंपॉर्टेंट लाइन है। द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी with concentration is different in case of strong and weak electrolytes. ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। स्ट्रॉन्ग वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है डाइल्यूशन से, वीक वाले को डाइल्यूशन से फर्क पड़ता है, ये ऑलरेडी समझा चुका। तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में घुस घुस के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बॉस? जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो रैपिडली इंक्रीज होती है, तो पता ही, वो तो बहुत फट से इंक्रीज होती है, बट वो फट से इंक्रीज होके कहां पहुंचती है?
वो लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाती है, मतलब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अब ये जो फंडा है, यहां पे जो वर्ड यूज किया उसका फंडा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा समझाने जा रहा हूं। अगर मैं ये मान लू मैथमेटिकली, अगेन मैथमेटिकली अगर मैं ये मान लू लैम्बडा इज k/c, आई नो, मैथमेटिकली मैं ये सिंपल फंडे को मान लू कि भाई लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, जो कि अभी मैंने बताया भी कि भाई जितना डाइल्यूशन करोगे उतना आपका डिसोसिएशन बेहतर होता जाएगा, ठीक है, ऐसा मैं मान लू। तो you apply this or rather extrapolate from this data and you say technically if I can keep on decreasing the concentration I can keep on increasing the conductivity from this equation, yes, makes sense, बोलोगे हाँ, concentration जितना कम होगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी मैक्स कब पहुंचेगी, सबसे बेहतरीन अच्छी वैल्यू कब पहुंचेगी, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये तो घोचू जैसी बात हो गई, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट थोड़ी हो सकती है, ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, या किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जीरो कैसे हो सकता है, वो भी तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग लाए इसीलिए हम लोग लाए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन और करेक्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जरा समझो कि ये बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, बट इज इट लिटरली दिस? नो। देन व्हाट इज इट, ये भी समझना जरूरी। आप बोलोगे सर नो तो बोल दिया, आगे बताओ तो सही ये होता क्या है। तो ये होता ही है, समझो 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 समझो, पहले समझो। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको मैंने बोला कि भाई आपने 100 ग्राम NaCl लिया यानी कि नमक, और उसको 1 लीटर पानी में मिलाया। बहुत ही सिंपल काम किया आपने लिया 100 ग्राम नमक, 1 लीटर पानी में उसको डाल दिया, घोल दिया, डिजोल्व हो गया, डिजोल्व हो गया। आपको मैंने बोला उसको टेस्ट करो, तो आपको हल्का हल्का नमकीन फील होगा ना, नमक थोड़ा थोड़ा फील होगा आपको, क्योंकि आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डाला है, ठीक है। सो यू नो दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनसाइड, है कुछ तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ठीक है ना। कितना है अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर 100/58.5 द होल थिंग डिवाइड बाय 1। ये कॉन्सेंट्रेशन भी आप ऐसे फटाक से निकाल लोगे, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बरोबर है, ठीक है। बट फिलहाल मैं मैथ्स में नहीं घुस रहा, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। सपोज मैं आपको बोलूं अच्छा एक काम करो, इसमें 1 लीटर पानी और डालो, 1 लीटर पानी और डाल दो, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब टेस्ट करो तो पहले से थोड़ा कम नमकीन फील होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं इसमें 10 लीटर पानी और डाल दो, तो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो गई, आपको मतलब एकदम फील ही नहीं हो रहा। अब आप उसको टेस्ट करो, आपको नमक पता ही नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया। नाउ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आफ्टर दिस if I add 100 liter of water or 1000 liter of water or 1 lakh liter of water, is it going to make a difference? ये वैसी बात होगी कि मरे हुए को और क्या मारोगे। आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जब डाइल्यूशन टेक्निकली जीरो हो चुकी है। अब उसके बाद और फर्दर डाइल्यूशन करके क्या उखाड़ने वाले हो बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मैं डाइल्यूट करते रहूंगा, जितना मैं पानी ऐड करते जाऊं, उतनी कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाएगी ना, बरोबर बात है। पर इट हैज ऑलरेडी रीच्ड द लिमिटिंग वैल्यू, व्हेन हियर इट हैज रीच्ड लिमिटिंग वैल्यू, पहुंच गया वो, इससे नीचे नहीं जा सकता। तुमको जितना मर्जी आए तुम पूरी दुनिया का पानी डाल दो ना उसमें,
कुछ नहीं होने वाला। ये जो पॉइंट है ना, आफ्टर विच फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन. Is it literally infinite? No. It is just the point after which the change stops. समझा? एक सिंपल सा और एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. तुमने पानी लिया, पानी का टेम्परेचर कम करते गए, 0 पे आ गए, बर्फ जम गई. अब 0 पे बर्फ है, -5 पे भी बर्फ है, -10 पे भी बर्फ है. अब उसको कितना ही चेंज कर लोगे, टेम्परेचर भले ही चेंज कर लोगे, बर्फ तो बर्फ रहेगी ना. बस यहाँ पे भी वही फंडा है कि भाई आपने एक सॉल्यूशन लिया, आपने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि आफ्टर दैट पॉइंट अब आप उसको और जितना चाहे मर्जी आप उसमें सॉल्वेंट डाल दो, अब उसको फर्क पड़ेगा नहीं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन और पॉइंट ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन. इट इज नॉट अ लिटरल जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज एनी फर्दर. That is the idea of or concept of zero concentration or infinite dilution. Just like हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मानते थे, यस, गैस लॉज में, वैसे ही इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे. एंड इंस्टेड ऑफ नाउ लैम्डा वी आर गोइंग टू यूज द टर्म लैम्डा नॉट. अभी तक हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे थे, हम लोग लैम्डा यूज कर रहे थे, अब हम लोग यूज करेंगे लैम्डा नॉट. तो लैम्डा बोलूंगा तो आप बोलोगे, लैम्डा का मतलब, लैम्डा बोलूंगा तो आप बोलोगे मोलार कंडक्टिविटी. लैम्डा बोलूंगा तो आप बोलोगे मोलार कंडक्टिविटी. अब थोड़ा क्लैरिटी लाओ जरा, बहुत सारा कुछ मैंने फंडे समझा दिए, जरा क्लैरिटी लाते. मैं के बोलूंगा तो आप बोलोगे कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलोगे. मैं तो बोलता हूं सिर्फ कंडक्टिविटी बोलो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सिर्फ कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, कैपिटल लैम्डा. लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्या ये बात क्लियर हुई? और जीरो कॉन्सेंट्रेशन. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल. द आइडिया इज in simple words, you keep diluting it till you reach the point of zero concentration. The moment you reach the point of zero concentration, stop diluting. Why? Because जब आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच गए, जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम नीचे लीस्ट पॉसिबल पे आ गई, तो कंडक्टिविटी बेस्ट पॉसिबल पे आ गई. बस यही तो चाहिए था. तो तुम्हें एक गिवन कंपाउंड से, एक गिवन कंपाउंड, जैसे तुमको ए बी कंपाउंड दे दिया, सी डी कंपाउंड, NaCl दे दिया, KCl दे दिया, कुछ भी कंपाउंड दिया, उठा के कोई भी कंपाउंड दे दिया, तुम्हें उसमें से मैक्सिमम कंडक्टिविटी कैसे जनरेट करनी, यही तो चाहिए था. कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेशन को लीस्ट करके. लीस्ट कब पहुंचोगे? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिटरली पहुंचना है क्या इन्फिनिटी तक? नहीं, एक लिमिट है जहां पे डाइल्यूट करते 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 कॉन्सेंट्रेशन अब फर्क पड़ना बंद हो गया. अब ये सेंटेंस समझो, अब ये सब कुछ समझ में आ गया तो सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है. दैट द सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी. है ना, अभी एग्जांपल दिया ना थोड़ी देर पहले, मरे हुए को मारना, है ना, वो अपन बोलते ना कि बच्चे को इतना मत मारो कि इतना ढीठ हो जाए कि उसको मार पड़ने से फर्क पड़ना बंद हो जाए. तुम्हारे मम्मी डैडी बोलते हो ना बचपन में डांटते वक्त, एक दूसरे को मम्मी डैडी टोकते नहीं है, अरे उसको इतना मत डांटो यार, नहीं तो वो डांटने को सीरियसली नहीं लेगा. वैसी हालत है यहाँ पे कि इतना डाइल्यूट हो गया, अब और डाइल्यूशन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बचा ही नहीं, डिसोसिएट करने के लिए कोई बचा ही नहीं. ये इसका वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग भी है सेक्रेट गेम्स में, मार खा के मार पड़ने से फर्क पड़ना बंद हो गया था, रूटीन हो गया था ना, सुबह उठो मार खाओ सो जाओ बोलते हैं ना सेक्रेट गेम्स में. बस वही हाल है यहाँ पे. ठीक है, तो आई होप ये कोरिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, लास्ट पार्ट दैट विल फिनिश टुडे. तो कोलरॉश, जिसका नाम मैंने बताया, कोलरॉश ने ये भी प्रूव किया
ये भी प्रूव किया ना। इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं है, प्लीज ओवर थिंक करके ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसके मैं घुसने वाला नहीं हूँ, डिटेल में नहीं घुसने वाला इसमें। इसका सिर्फ उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था एक बेसिक रूल का, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। कोलरॉश ने विद एक्सपेरिमेंट्स showed that for strong electrolytes the molar conductivity varies linearly with the square root of concentration. यानी lambda is lambda naught minus a root c. This is not important, not relevant, never asked. What is asked is a versus root c का जो ग्राफ है, a versus root c का जो ग्राफ है, that is linear for strong electrolytes. A versus root C का जो ग्राफ है, A is a constant. A is basically the constant. Now, this, honestly speaking, this entire simple सा एक equation actually tends to confuse a lot of people because इससे इसका कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया आपके कोई दोनों बुक्स में, एनसीईआरटी में भी कोई दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक मेंशन कर दिया बस ऐसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी रूट सी के साथ वेरी होता है, बस इतना बोल दिया। तो आपको सिर्फ उतना ही याद करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी रूट ऑफ सी के साथ वेरी करता है। अब थोड़ा आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। सेम फंडे, सेम टू सेम फंडे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद रूट सी इज नॉन लीनियर। आप देख पाएंगे यहां पर बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लाइन आप देखो तो ये स्ट्रेट आ रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप देखो तो आपकी कर्व ऐसे आ रही ना। मैथ्स में आप इसको क्या बोलते हो? सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स बेसिकली अ कर्व। आप देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक स्मूथ कर्व बन रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन थी। रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वट एवर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज गिवन टू यू, उसका स्क्वायर रूट। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सिंस लैम्डा वर्सेस सी का कर्व डज नॉट अप्रोच लीनियरिटी। जब लीनियरिटी अप्रोच नहीं कर रहा है तो उसका हम लोग इक्वेशन बना के नहीं लिख पा रहे, तो इसलिए ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया है, बट हम लोग ये मेथड यूज नहीं करने वाले। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना और दूसरों को कंफ्यूज भी मत करना। समझना क्या है, K बाय C और मल्टीप्लाई बाय 1000, हम सिर्फ ये यूज करने वाले। क्या हम रूट सी को यूज करेंगे? नहीं, रूट सी इज फॉर एकेडमिक पर्पस। हमने 2 लाइन मार्क कर ली, बस हो गया। एक बार सीईटी में एमसीक्यू में आया था कि भाई लैम्डा का वैल्यू किसके साथ वेरी होता है, उसमें एक ऑप्शन उन्होंने रूट सी दिया था, दूसरा ऑप्शन सी रेज टू हाफ दिया था, तो आंसर एक्चुअली था बोथ ए एंड बी। बस वही उतना ही था, और कुछ उसमें नया कुछ नहीं। ठीक है बच्चों? यस, सो सीईटी में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, जैसा मैंने कहा कि इस पैराग्राफ में से एक बेसिक चीज आपको कर लेनी है, बाकी फॉर्मूला है सामने आपके, लैम्डा इज 1000 K/C, दैट वन वील यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कोलरॉश लॉ से ऑनवर्ड्स आगे का चैप्टर। ओके।